आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय ए सर्कुलर अपर्चर। और पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट हमने पिछले लेक्चर में कवर अप किया है। अब हमें डिफ्रैक्शन का आज ये सर्कुलर अपर्चर के कारण देखना है, यानी कि पहले स्लिट कैसा था, सिंगल स्लिट ऐसा हमने दिखाया था, हॉरिजॉन्टल दिखाया था, है ना। यहाँ से रेज जा रही थी, फिर डिफ्रैक्शन हो रहा था। अब ये अपर्चर सर्कुलर हो गया है। ठीक है, तो क्या कहानी होगी हमने देखना है। इसमें क्या कहानी हुई थी, इसमें हमने देखा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। ओके, तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। चलिए, उससे पहले फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय ए सर्कुलर अपर्चर में क्या सेटअप है देखते हैं। चलिए स्टार्ट ही करते हैं, चलो रिकॉल करना ही नहीं है कुछ आज। तो आज डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट लेक्चर बचेगा पोलराइजेशन, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, चलिए मान लो एक सर्कुलर अपर्चर है या फिर एक बोर्ड है, बोर्ड ऐसा, ये बोर्ड दिख रहा है। इस बोर्ड को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल सेटअप में ऐसे रखा हुआ है, रख दिया। तो ऐसे रखा हुआ है, तो इसे दिखाया। ओके, ये जो बोर्ड है वो ओपेक है। ओपेक मीन्स ये है ओपेक बोर्ड, मतलब जो भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो उसे, ये बोर्ड उसे ट्रांसमिट नहीं करने देगा। ऐसे रखा हुआ है, ध्यान देना, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाऊंगा, है ना। चलिए, अब इसने कहा कि यहां पर बीच में एक सर्कुलर होल कर दो, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ऐसा सर्कुलर होल ऐसा दिखाना है, तो मैंने दिखाया। ठीक, और अब कहा कि यहां पर एक स्क्रीन ले लो बहुत दूरी पर, तो स्क्रीन में इस साइड से दिखा दे रहा हूं, स्क्रीन भी ऐसे रखा हो। ठीक है, स्क्रीन को बनाते हैं, स्क्रीन बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां बना देता हूं, है ना। सपोज करना कि बहुत दूरी पर बना है। चलिए थोड़ा नजदीक बनाते हैं, क्योंकि उधर थोड़ा पोर्शन लिखा हुआ है तो उसे समझने में भी आसानी होगी। मान के चलना दूरी पर है, क्योंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, क्योंकि उसमें सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है। चलिए, तो यहां दिखा देते हैं। ओके, ये बन गया भाई स्क्रीन, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है। अभी हम उसे भी दिखा देंगे, लार्ज करके भी दिखा देंगे ये परिकल्पना होने के बाद। तो पहला सेटअप, एक बोर्ड है, बोर्ड में सर्कुलर अपर्चर है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, फिर यहाँ स्क्रीन रखा है, ऐसे हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं उसे। when a parallel beam when a parallel beam of light is passed when a parallel beam of light is passed through an opaque board लिखा हुआ, with a circular hole in it, इसके अंदर एक circular hole है, then light is diffracted by the hole, then light is diffracted by the hole। सही भी है कि भाई light wave will get diffracted near by the corner और दी एजेस ऑफ दी अपर्चर। यहाँ अपर्चर कैसा है, सर्कुलर है, तो यहाँ वाले साइड में तब ये जब साइड से यहाँ इंटर करेगी तो यहाँ डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन होगा ही होगा। चलिए सही भी है। ओके, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को। अब ठीक है, तो डिफ्रैक्शन होगा, नो डाउट होगा, क्योंकि बहुत सारी वेव जब एक ही फील्ड से निकलती है, एक ही वेव फ्रंट से निकलने वाली वेव का इंटरफेरेंस से क्या है, डिफ्रैक्शन है, और उसी में कुछ बेंडिंग भी होती है ना। अगला, इफ रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन, अगर ये जो लाइट है जो डिफ्रैक्ट होकर के स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है, इफ रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन एट ए लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम फ्रॉनहोफर की इमेजिनेशन करना चाह रहे हैं। द पैटर्न इज ब्राइट डिस्क, तो इसका क्या कहना है कि अगर एक बोर्ड लिया, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाओ, बीच में सर्कुलर होल रखो, तो सिंगल स्लिट हो गई। सिंगल स्लिट में एक ही वेव फ्रंट से सारी वेवलेट्स निकल रही है। ठीक है, उन वेवलेट्स के कारण इसका कहना है कि अगर उसे हम स्क्रीन पर देखेंगे तो सबसे पहले हमें नजर आएगी एक ब्राइट डिस्क। तो ब्राइट डिस्क मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, ये है ब्राइट डिस्क।
ओके, ब्राइट डिस्क बन गई ना। अब उसके बाद उसका कहना है कि इट विल बी सराउंडेड बाय अल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट रिंग्स, यानी कि इसके चारों ओर बनती है डार्क, ये बनी डार्क, तो ये पूरी डार्क है, ठीक है। उसके बाद बनेगी फिर से ब्राइट, तो ये फिर से ब्राइट रिंग, ठीक है। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखा, क्यों और क्या की कहानी थोड़ी देर में आएगी, ठीक है। चलो इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, स्क्रीन को कर दिया। चलिए अब फिर से क्या होगी, ये पूरी ब्राइट है, ये वाली ब्लू में जो दिखा रहा हूं ब्राइट है। ये स्क्रीन कहीं कैसे बन रही है, देखो ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन पर देखो बीच में है व्हाइट बनेगा, बीच में व्हाइट बन गया, तो ये ब्राइट डिस्क, ठीक है। उसके बाद बनेगा ये डार्क, ये पूरा डार्क है, ठीक है। बी जहां लिखा हूं ब्राइट डिस्क है, उसके बाद ये डार्क रिंग बन गई, फिर ब्राइट रिंग बनेगी, फिर डार्क रिंग बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, और ये ऐसे दिखाई देगी यहाँ पे। अभी फील हुआ है ना, ये ऐसा होगा। चलिए ऐसा हमने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखा कि बहुत सारी रिंग बन जाएगी, ठीक है, ब्राइट डार्क बनती जाएगी। तो कैसे बनी होगी, ये ऐसे बनी होगी कि यहाँ से कुछ वेव्स गई हो, है ना, यहाँ से कुछ, ये तो सेंटर हो गया, तो किसी भी एक रिंग पर अगर हमें बनते हुए दिखाना है कि कैसे बनी होगी रिंग, तो वहां पर बहुत सारी वेव्स पहुंचा देते हैं, है ना। ये बहुत सारी वेव्स पहुंचा दे, इस रिंग पर पहुंचा दो, ऊपर वाले पर। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई जब पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है सर्कुलर अपर्चर पर, तो स्क्रीन पर ब्राइट डिस्क बीच में रहेगी, और उसके बाद अल्टरनेट डार्क ब्राइट, ब्राइट डिस्क के बाद पहले जो बनेगी डार्क बनेगी, उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट चलता रहेगा। ओके, चलिए तो अब इसको मिटाते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 2 की परिकल्पना देखते हैं कि पॉइंट नंबर 2 क्या समझाना चाह रहा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं केवल प्रैक्टिकल फिनोमेना बेस्ड ही है, इसके हायर स्टडीज में आप पढ़ेंगे प्रैक्टिकल भी। ओके, अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था एक स्टार्टिंग लेवल पर, अप्रोचिंग लेवल पर। ओके, तो सबसे पहले ये बोर्ड था, ओके, ये ओपेक बोर्ड, बीच में एक सर्कुलर होल है, थोड़ा जल्दी बना देते हैं, सर्कुलर होल है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन है। अच्छा, स्क्रीन ठीक से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, अभी ठीक बना, तो बस वर्टिकल दिखना चाहिए, है ना। तो इसने कहा कि ये तो है भैया इसका सेंटर ज्योमेट्री के हिसाब से, ठीक है, यहां तक मिला दिया। अब देखो वेव आ रही है तो कौन सी आ रही है, प्लेन वेव फ्रंट आ रही होगी कहीं दूर से, क्योंकि कौन सा फ्राउनहोफर डिफ्यूजन था, तो इससे प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अब वेव फ्रंट यहां से तो कुछ जा नहीं सकता, ये तो ओपेक था, इसी में से जा सकता है, ठीक, यानी कि जब वेव यहां पहुंचेगी तो इसके वेव फ्रंट को हम कंसिडर करते हैं जब यहां पहुंच गया। वेव फ्रंट में क्या है कि वेव फ्रंट अगर ये है तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेवलेट्स, ठीक है, और वो सभी पॉइंट्स दे विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, तो ये सभी क्या करेंगे, वेव जनरेट करेंगे, सही। क्या ऐसे ही करेंगे, नहीं, ये हर एक डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेव है तो चारों ओर तो जाने ही होगी। चलिए तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, है ना। तो मैं इतनी सारी वेव नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं 2 या 3 वेव दिखाऊंगा कि यहां से, यहां से, यहां से, ऐसा, ठीक है, किसी एंगल पर भी जा सकती है। तो सबसे पहले यहां पर अब बनेगी ब्राइट डिस्क, ठीक है, ये ब्राइट डिस्क,
बीच में है डिस्क, बाकी सब है रिंग, पतले पतले रिंग जो आप पहनते हैं, हाथ में जो पहनते हैं रिंग, उसका शेप वैसा ही कुछ यहाँ पर, ठीक है, मतलब ओवरव्यू, फ्रंट व्यू से, ठीक है। तो ये है डार्क, फिर है ब्राइट, फिर है डार्क, फिर है ब्राइट, ऐसा चलता है काम, ठीक है। तो मान लो कोई एक रिंग कैसे बनी हो, कोई एक रिंग ऐसे बनी होगी कि यहां से वेवलेट्स निकली होगी, यहां पहुंचा देते हैं, यहां पहुंचा दे रहा हूं, ठीक है। कि ये कैसे बनी होगी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, ये ऐसे बनी, ठीक है। चलिए अब देखो, हर एक का मैं एंगल थीटा मान सकता हूँ, थीटा मान सकता हूँ, तो इसको थीटा मैंने दिखा दिया कि थीटा पर डिफ्रेक्टेड हुई कोई वेव वहां जब पहुंची तो ये रिंग बनी होगी, सही। सही है। अब इसको मैं इससे पढ़ते, द वेव फ्रंट इज obstructed by the opaque board, सही। and only the points of the wavefront that are exposed by the hole, जो होल पर आकर के एक्सपोज में जो हमें दिख रहे हैं, send the secondary wavelet यानी कि न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करेंगे विद द थ्योरी गिवन बाय द हाइगेंस, ओके। एंड द ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दिस वेवलेट्स, यानी कि ये हमें पता चला कि वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स है जिन्हें हम वेवलेट कहते हैं, दे विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और वो क्या करते हैं, वेवलेट भेजते हैं, और उन्हीं वेवलेट के सुपर पोजिशन से क्या होता है, ब्राइट एंड डार्क रिंग्स बनती है, ठीक है। तो ये लिखिए, ब्राइट एंड डार्क रिंग्स हमने बना दी। अब हम इसके आगे की चर्चा करते हैं कि ब्राइट एंड डार्क रिंग्स तो बन गई, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो डार्क रिंग बनती है, या उससे पहले ये हम बात कर लेते हैं, क्या ब्राइट डिस्क की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पर, क्योंकि जो डिफ्रेक्शन पैटर्न आपको याद है, डिफ्रेक्शन पैटर्न बीच का सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा, ठीक है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यानी कि जो ब्राइट डिस्क है वो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। ब्राइट जो डिस्क है वो सेंट्रल मैक्सिमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा। उसके बाद बनता है फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क, ठीक है। फिर ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सही, यानी कि एक तरफ दिखाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह चलता रहेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, ये। तो हमने देखा कि भाई यहाँ जो ब्राइट और डार्क रिंग्स जो बनती है ना, उनकी इंटेंसिटी कुछ फिक्स नहीं रहती है, किसी की कम ज्यादा रहती है, ओके। तो मोस्टली जो विजिबल, कौन सा कह सकते हैं, विजिबल कह सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो विजिबल है हमें फर्स्ट डार्क रिंग तक, जो फर्स्ट डार्क रिंग है वो ठीक से बनती हुई दिख जाती है, ठीक है, इन आवर डेली लाइफ प्रैक्टिस, है ना। जैसे कि लैब वर्क में, लेबोरेटरी वर्क जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट डार्क रिंग जो बनती है उसका अपीयरेंस आसानी से आप ऑब्जर्वेशन में ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो फर्स्ट डार्क रिंग जो है वो कितने एंगल पर बनती होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है, दैट फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डार्क रिंग इज फॉर्म्ड एट एन एंगल थीटा। उसके लिए साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये क्या है, थीटा तो जो एंगल बन रहा है, थीटा एंगल पर जाएगी, अगर वो फर्स्ट डार्क रिंग बना रही है तो उसके लिए साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन दूर कर, जैसे ये ब्राइट डिस्क है, इसके बाद क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क बनना चाहिए था, तो फर्स्ट डार्क रिंग मैंने बना दी, ठीक है। तो फर्स्ट डार्क रिंग यहाँ तीनों वेव्स के मिलने से बना,
वो वेव कितने एंगल पर थी, थीटा पर, उसके लिए साइन थीटा का फॉर्मूला ये आता है जो आपके डायरेक्ट याद रखने लायक है। ठीक है, इसका ना कोई डेरिवेशन आपको याद रखना है ना कुछ और। ठीक है, चलिए लेमडा क्या है, लेमडा जो वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ है। डी क्या है, डी इज द डायमीटर ऑफ द circular aperture, okay, circular hole you can say. So lambda is the wavelength of light. d क्या है, d है आपका diameter of the circular hole. ओके, तो diameter of hole हो गया, ये लिख दो। अब हम बात करते हैं क्या फर्स्ट डार्क रिंग जो बनी है, क्या फर्स्ट डार्क रिंग जो बनी है उसका रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस का भी एक इसका फॉर्मूला है जो हमें डायरेक्टली दिमाग में स्टोर करके रख लेना है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है, पॉइंट नंबर 2 लगा लो कि फर्स्ट डार्क रेडियस ऑफ द फर्स्ट डार्क रिंग, फर्स्ट डार्क रिंग। आज के लेक्चर में बहुत चीजें जो है सीधी आपको फॉर्मूले जो है कोई डेरिवेशन नहीं है, आप अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसके लिए रेडियस का फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, तो था पहले से, इनटू कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, इसके और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ये हुई कहानी किसकी, कि पहला कि जो फर्स्ट डार्क रिंग बनती है अगर वो थीटा एंगल पर आ रही वेवलेट के कारण बन रही है तो उसके लिए साइन थीटा ये होता है। ठीक है, और दूसरा उसका रेडियस, रेडियस कहाँ से है, रेडियस यहाँ से, ठीक, रेडियस यहाँ से। तो मोर और लेस इतना मैंने बहुत ज्यादा दिखाया है, वो बहुत नजदीक ही होती है। ठीक है ना, जैसे ये ऐसा होता है, मैंने काफी दूर दिखा दिया इसे फर्स्ट डार्क को, ये ऐसा होता है। देखो जैसे ये फर्स्ट डार्क ये बन रहा है ना, ये फर्स्ट डार्क मान लो, तो ब्राइट डिस्क इसके काफी नजदीक ही रहने वाला है, ये ऐसा कोई ज्यादा दूर नहीं रहने वाला है। ठीक है ना, मैं काफी लार्ज करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ब्राइट डिस्क और फर्स्ट डार्क रिंग ऐसा है, ये इसका रेडियस। तो अप्रोक्सीमेटली आप दोनों का रेडियस सेम भी ले सकते हो, किसका, ब्राइट डिस्क का और फर्स्ट डार्क रिंग का, ठीक, जो आगे काम भी आएगा। चलिए इतना हुआ, लेकिन अब एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत ये आ गई कि कौन यहाँ पर डिफ्रेक्शन में हमने तो पढ़ा था कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जबकि यहाँ आपने कोई यूज नहीं किया है, नहीं किया ना, नहीं किया तो करवा देते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 कि इन फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन ऑफन वी यूज और वी मस्ट से वी ऑलवेज यूज ए कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि रेज जो है उसमें बहुत दूर से आती है, और दूर से आती है तो उसे कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना होगा, है ना, तो कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए मुझे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर मैंने यूज किया है, इफ वी यूज, पॉइंट नंबर 3 होगा शायद, ठीक है, इफ वी यूज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f, तो अब बताओ कि जो रेडियस है उस फर्स्ट डार्क रिंग की, उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो अब जो है नाउ रेडियस ऑफ द फर्स्ट डार्क रिंग, फर्स्ट डार्क रिंग इज गिवन बाय r इक्वल टू, पहले कितना था 1.2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी था, अब डी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा, क्योंकि हम जो ये क्या कहते हैं, फोकल प्लेन जो है कॉन्वेक्स लेंस का, है ना, कॉन्वेक्स लेंस वास्तव में बहुत नजदीक रखते हैं, वो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्या करता है, कन्वर्ट। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो उसको डी को रिप्लेस कर देगा, यानी कि ये हो जाएगा। तो मैं फिर से बताता हूँ, 3 फॉर्मूले बताए मैंने, क्या क्या, पहला मैंने बताया कि वो तीनों फॉर्मूले फर्स्ट डार्क रिंग के लिए ही बताए हैं, है ना, कि फर्स्ट डार्क रिंग अगर बनती है तो कौन से एंगल में बन रही है, मान लो थीटा पर, तो थीटा के लिए हमने कहा कि उसके लिए साइन थीटा होता है 1.22 लेमडा अपॉन डी, डी है
डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर और सर्कुलर होल, लैम्डा वेवलेंथ से यूज किया। दूसरा रेडियस, रेडियस था कितना 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी था डिस्टेंस बिटवीन दी सर्कुलर होल एंड दी स्क्रीन। तीसरा तीसरा हमने पढ़ा कि यही जो रेडियस है ये फर्स्ट डार्क रिंग के लिए ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डार्क रिंग के लिए, ये फर्स्ट डार्क रिंग के लिए। और तीसरा ये भी रेडियस का ही फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको लेंस यूज करवा करके सारा काम होना है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1.22 लैम्डा एफ अपॉन डी, वेयर एफ इज दी फोकल लेंथ। ओके, और ये रेडियस किसकी है? फर्स्ट डार्क रिंग की है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। चलिए, आइडिया हो गया। अब हमें लग रहा है कि कुछ कुछ इसमें आइडिया मिल गया। चलिए, अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो लाइट आ रही है कहां से? होल से, इज कंसंट्रेटेड विद इन द फर्स्ट डार्क रिंग। ठीक है, क्या है इसका मतलब? मैंने कहा था कि जो ब्राइट और ये डार्क रिंग जो बनती है ज्यादा अच्छे से हमें दिखती है फर्स्ट डार्क रिंग तक, उसके बाद जो है बहुत ही कम इंटेंसिटी की, बहुत ही नलिफाइड, नलिफाइड मतलब नेग्लिजिबल है ना, अमाउंट की इंटेंसिटी जो रखते हैं ब्राइट और डार्क, वो बनती है। तो उनको अगर हम ऑब्जर्व करने की कैटेगरी में नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 समझो क्या है कि एज मोस्ट ऑफ द लाइट फ्रॉम द होल, कौन से होल से? इस होल से, फ्रॉम द होल कंसंट्रेटेड विद इन द फर्स्ट डार्क रिंग, यानी कि मोस्ट ऑफ द लाइट यहीं पर जमा हो जाती है, इसी रेंज, इसी फील्ड में, उसके आगे जाती नहीं, तभी तो इंटेंसिटी कम है आगे वालों की, है ना। तो एज मोस्ट ऑफ द लाइट फ्रॉम द होल कंसंट्रेटेड विद इन द फर्स्ट डार्क रिंग, फर्स्ट डार्क रिंग, और इसीलिए रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग is also known as a radius of diffraction disk. That's why radius of first dark ring is also known as radius of the diffraction disk. रेडियस ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्क। इसके चाहने वाले इसे डिफ्रैक्शन डिस्क के अलावा एक और नाम भी देते हैं। किसको? इसी को, फर्स्ट डार्क रिंग को। इसे एरी डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है, एरी डिस्क भी कहा जाता है। चलिए, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हैं कि ये हमने जो पढ़ा है व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो इसकी भी हम कल्पना करते हैं। देखिए, दैट डिफ्रैक्शन फ्रॉम द सर्कुलर अपर्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्रैक्शन फ्रॉम द सर्कुलर अपर्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए मैग्नीफाइड वर्जन में, है ना, तो उसके लिए हम लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अपनी आंखों में भी हमें जो चीजें दिखाई देती है इमेज, है ना, जैसे आप वीडियो देख पा रहे हैं, लेक्चर देख पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी आंखों में, है ना, जो इमेज बनाता है अपनी रेटिना पर, जो आप जानते, कोई बड़ी बात नहीं। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में मैं चीजों को देख पा रहा हूं बिकॉज ऑफ द लेंस। और लेंस सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। और सर्कुलर से जब कोई लाइट जाएगी तो वहां पर डिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या? डिफ्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर अपर्चर, यानी कि ये टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी डिफ्रैक्शन की घटना होगी, बताएंगे भी। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 5 मैंने ये बताया था व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, कल समझने वाली बात थी। पॉइंट नंबर 6, अब देखो, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन था, मतलब ये जो सर्कुलर होल है, ठीक है, जिसमें वेव्स आ रही थी
और आने पर हमने इससे कहा कि ये वेवलेट्स हैं जो कंसिडर कर सकते हैं और जो नया वेवलेट जनरेट करेंगे। ओके, अब मैंने कहा कि बीच में एक लेंस भी है जो कन्वर्ज करने का काम करता है, और फिर एक स्क्रीन था एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, अब बोर्ड पर तो इतना ही लार्ज दिखा सकते हैं। ओके, ये है साइज डी, लेकिन फ्रोन ऑफ डिफ्रेक्शन है, दैट मीन्स दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा होंगे। प्रैक्टिकली उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो मैं स्क्रीन के पास चल जाता हूँ। स्क्रीन से मैंने देखा कि वो कितनी दूरी पर है, मुझे दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इट विल बिहेव एज ए पॉइंट सोर्स। सही है ना, इट विल बिहेव एज ए पॉइंट सोर्स फॉर स्क्रीन। स्क्रीन पर आप फील करेंगे कि हाँ वो पॉइंट सोर्स है। सही है, यानी कि इन फ्रोन ऑफ डिफ्रेक्शन सर्कुलर होल एक्ट एज ए डिस्टेंट पॉइंट सोर्स। डिस्टेंट पॉइंट सोर्स क्या है? केवल पॉइंट सोर्स नहीं कह सकते, कह सकते हैं डिस्टेंट पॉइंट सोर्स का मतलब है वो पॉइंट सोर्स की तरह हमें दिख रहा है बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्टेंस, इसलिए उसे हमने नाम दिया है क्या? डिस्टेंट पॉइंट सोर्स। आई बात समझ? चलिए, अब डिस्टेंट पॉइंट सोर्स नाम दिया। अब यहां से वेवलेट्स निकली, सीधी भी जाएगी, कुछ एंगल्स पर भी जाएगी। सही ना, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, कुछ रेस इससे डिफ्लेक्टेड भी होगी। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है क्या करना? कन्वर्ज करना। चाहे डिफ्लेक्ट होके जा रही है, ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, इट विल कन्वर्ज ऑल द रेज ऑन द स्क्रीन। सही है, करेगा करेगा तो उसकी वजह से क्या बन रहा है? ब्राइट और डार्क, बीच में ब्राइट डिस्क बनती है, उसके बाद अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट थिंग्स बनती है। तो रीजन पता चला कि ये क्या कर रहा है, इसका काम है कन्वर्ज करना, कन्वर्ज करेगा ही, और उसकी वजह से जो रिंग बन रही है वो क्या है? डिफ्लेक्शन का कारण है ना, कि वहां पर वेव्स मिल रही है, सुपरपोजिशन हो रहा है और डिफ्लेक्शन भी हो रहा है। डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही वेव फ्रंट की सारी वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है। चलिए, अब अगर ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है तो मुझे ये पॉइंट सोर्स की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, और इसने बनाया क्या? एक ब्राइट डिस्क बनाया, उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद फिर से डार्क। तो ऐसे चलता ही रहेगा ये प्रोसेस। ठीक है ना, चलता ही रहेगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि सर जब आपने इसे पॉइंट सोर्स मान लिया है तो व्हाई डोंट यू रिप्रेजेंट इट एज ए पॉइंट सोर्स? इसे होल दिखाने में क्या आवश्यकता रह जाती है अब जब हमने पॉइंट सोर्स मान लिया है? हाँ सही कह रहे हैं आप, मैं इसे अब ऐसे पॉइंट सोर्स दिखा देता हूँ। ओके, ये कोई पॉइंट सोर्स है एस, अब वेवलेंथ लेमडा आ रही है, फिर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस दिखा दिया, और उसकी वजह से इमेज बनेगी क्या? ब्राइट एंड डार्क, यानी कि यहाँ से बहुत सारी वेव्स मिलेगी, फिर यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ ब्राइट एंड डार्क थिंग्स बनेगी। ठीक है, अब देखो जो भी वेव्स आ रही होगी उसकी वजह से, जैसे यहाँ से आ रही है वेव्स आ रही है, जैसे किसी एंगल पर आ रही है ऐसे। ठीक है, अब मैंने पॉइंट सोर्स दिखा दिया है तो उम्मीद है मत रखो कि मैं वेव दिखाऊंगा, है ना। ओके, चलिए, तो वास्तव में ऐसा था ना, तो यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, फिर उधर चल जाए। ठीक है, ओके, अब दिख तो जाएगा ना, ज्यादा ऊपर तो नहीं बना दिया है, नहीं सही है। तो देखो यहां से लाइट जानी है, ये पॉइंट सोर्स है, पहले वही तो सर्कुलर होल था, तब इमेज कैसी बन रही थी? ब्राइट डिस्क, उसके चारों ओर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना, कि अगर मैं कुछ लम्हों के लिए ये मान लूं कि मोस्ट ऑफ द लाइट कंसंट्रेटेड हो रही कहां पर? फर्स्ट डार्क रिंग तक, या और ज्यादा अच्छे से कहूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा लाइट कंसंट्रेटेड हो रहा है ब्राइट डिस्क में, है ना। एज मोस्ट ऑफ द लाइट we can assume, है ना, most of the light we can assume, most of the light is concentrated within the bright disk,
within the bright disk। ओके, तो ये बाकी सबका लफड़ा छोड़ो, सीधा कह दो कि एक सर्कुलर होल होगा जिसकी वजह से इमेज कैसी बनी, उसकी ब्राइट डिस्क बनी स्क्रीन पर। बाकी सबको हमने इग्नोर कर दिया कुछ लम्हों के लिए। क्यों? ये कह करके कि हम ये मान सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द लाइट इज कंसंट्रेटेड विद इन द ब्राइट डिस्क। हालांकि कुछ फर्स्ट डार्क में भी होती है, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस आसान करने के लिए ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, मान लिया। ओके, मान लेने के बाद आगे क्या? मान लेने के बाद अब ये है कि एक ही चीज यहां से पूरा जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, इससे एक ही रिजल्ट निकलता है कि पॉइंट सोर्स का इमेज लेंस ने कुछ रेज आई, उसको कन्वर्ट किया, या जैसे भी किया है ना, जैसे भी किया, या फिर ऐसे कहूं कि रेज आई, सबसे पहले उसने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके क्या बना दिया, ब्राइट डिस्क। ठीक है ना, जैसे भी समझना चाहिए। ये बेहतर लग रहा है कि सबसे पहले कन्वर्ट होते हुए दिखा दिया, फिर ये फेल करके ब्राइट डिस्क बना दिया। यहां भी दिखा सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स का इमेज कैसा बनता है, एक डिस्क बनता है। ठीक है ना, तो यही आपको इस रिजल्ट से याद रखना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है आगे के पूरे लेक्चर के लिए। आज के लेक्चर में इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स, इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स इज ए डिस्क। ठीक है, यानी कि पॉइंट सोर्स होगा एस, बीच में एक लेंस लगाएंगे तो स्क्रीन पर दिखाई देगा क्या, एक डिस्क, ब्राइट डिस्क। ठीक है ना, और चाहो तो आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये इसके आसपास कुछ रिंग्स भी है। ठीक है ना, फील करने के लिए। बाकी मोस्ट ऑफ द लाइट हमने मान ली कंसंट्रेटेड है कहां पर, ब्राइट डिस्क पर। चलिए, तो ये हुआ पहला मुद्दा क्लियर, जो आपको याद रखना है कि पॉइंट सोर्स का इमेज जो बनता है कैसा, डिस्क बनता है, डिस्क इमेज बनती है। कोई पूछ ले कि इस ब्राइट डिस्क का रेडियस क्या होगा, हमने तो फर्स्ट डार्क का निकाला है ना, तो फर्स्ट डार्क का रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी। वही फॉर्मूला इसके लिए भी, क्योंकि कोई ज्यादा दूरी नहीं रहती उन दोनों के बीच में, सेम मान सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए भी वही है। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल कर देते हैं, मैं सवाल लिख देता हूं, है ना। अगला ये सवाल करते हैं, बीम ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ कितना, 590 नैनोमीटर, इतना लाइट का वेवलेंथ दिया, इज फोकस्ड बाय ए कन्वर्जिंग लेंस, डायरेक्ट यही कहा है। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है जिससे मैं कन्वर्ज कर रहा हूं वेवलेंथ को। ठीक है, मतलब यही सर्कुलर अपर्चर बन गया है, समझे। चलिए, ऑफ डायमीटर कितना, डायमीटर है इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर में कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसने कहा एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि फोकस कहां करवाता है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, तो फोकस यहां करवाएगा, मतलब वहीं पर क्या बनेगी, डिस्क बनेगी। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्क है और ये जो क्या है, स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है और ये है, इसको हम पॉइंट सोर्स मानेंगे। पॉइंट सोर्स की इमेज कैसी बनती है, डिस्क इमेज बनती है। ओके, तो डिस्क बनेगी स्क्रीन पर। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, तो बाकी सबको तो हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। जो मोस्ट ऑफ द लाइट कंसंट्रेटेड हुई है उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी। यही तो पूछा है, फाइंड द डायमीटर, तो डायमीटर पूछा है ऑफ द डिस्क इमेज फॉर्म। ओके, तो डायमीटर निकालना है डिस्क का, तो रेडियस तो निकाल लो पहले, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, डबल ऑफ रेडियस। सही है, तो डबल ऑफ रेडियस हमें करना है, तो उसके लिए सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, उसमें कोई उपाय नहीं है दूसरा।
चलिए अब रेडियस निकालते हैं। पहले लेमडा दिया है, ये रहा, ये लेमडा रहा। कैपिटल डी, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 20 सेंटीमीटर। स्मॉल डी ये रहा, तो पुट कर देते हैं आर इक्वल टू 1.22 लेमडा अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी। कितना आ जाएगा, इट विल कम्स आउट टू बी, चलो पुट करवा देते हैं आप लोगों को, है ना। लेमडा कितना, 590 नैनोमीटर। ओके, डी कितना, 20 सेंटीमीटर के। और स्मॉल डी कितना आएगा, 10 इंटू 10⁻²। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, है ना। योर आंसर विल बी इन मीटर। ओके, इन मीटर है ये, मीटर नहीं सेंटीमीटर में दिया है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं इससे। चलो इंटू डी था ना, इंटू डी था, इंटू डी है, ये 20 सेंटीमीटर लिखा। इन सबको हमने मीटर में रख लिया। इसका आंसर आता है कितना, 0.7। अच्छा, यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन दूर करता हूँ मैं पहले। ये तो पता चल गया डिस्क बनेगी जो भी बनेगी, है ना। सवाल आसान है, बस डीप में जाना जरूरी है। देखिए 1.222 लेमडा अपॉन डी, आर इक्वल टू ये था, सही है। रेडियस का यूनिट क्या है, मीटर ही होगा, है ना। ये फॉर्मूला है किसी का याद हो तो, साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लेमडा अपॉन डी, सही है ना। ये कितने एंगल पे बन रहा था। तो देखो थीटा है, इसका वैल्यू पुट करूंगा तो साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू तो रेडियन में या डिग्री में आनी चाहिए, है ना। ओके, तो डिग्री का ऐसा कुछ दिया नहीं है, सारी यूनिट लेंथ में, तो रेडियन में आएगा ऑफकोर्स, रेडियन, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें साइन थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, चलो यही तो है ना भाई। चलो अब आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, इससे क्या है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होगा, है ना। इंटू डी, ये चीज़ जो है वो क्या है, साइन थीटा ही है ना। मैं अलग से बता रहा हूँ, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल होता ही है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ये आएगा इसका यूनिट रेडियन में, ठीक है ना। 1.22 लेमडा 590 इंटू 10⁻⁹ डी कितना है, 20 इंटू 10⁻², ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, रेडियन में आएगा, और रेडियन में आपका आंसर कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू 0.7 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब ये वैल्यू, यही तो है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दो कि ये कितना है भाई, 0.7 इंटू 10⁻⁵ इंटू डी कितना, डी कितना है 20 सेंटीमीटर। सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा रेडियस, रेडियस जो भी आएगा, ये तो रेडियस आया ना, हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 2.8 इंटू 10⁻⁴, 2.8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इतनी कम रेडियस का क्या बनेगा, सॉरी इतनी कम डायमीटर का, तो आप समझ सकते हैं बहुत छोटी छोटी डार्क रिंग्स बनती है, ब्राइट और डार्क रिंग्स जो भी है ना, बहुत छोटी होती है। चलिए अगला हम पढ़ेंगे रिसोल्विंग पावर। अब हम चर्चा कर लेते हैं रिसोल्विंग पावर की, है ना। तो रिसोल्विंग पावर क्या है, तो ये पॉइंट दिमाग में रखिए, अभी भी काम आएगा कि पॉइंट सोर्स का इमेज कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कैसा बनता है, डिस्क इमेज, ठीक है। ओके, रिसोल्विंग पावर क्या है, आज इसका आपका टेंशन खत्म कर देते हैं। क्या है देखिए, रिसोल्विंग पावर थोड़ा सा रिलेटेड है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। किससे रिलेटेड है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, और अपनी आंखें, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी। अब आपको पता है आंखों का यूज हम करते हैं देखने की, सही है, और अपनी आंखों में होता है कॉन्वेक्स लेंस, और वो ही इमेज बनाता है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है।
तो कॉन्वेक्स लेंस वहां पर भी है और अपनी आंखों में भी है। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज ही इसलिए हो रहा है ताकि चीजों को मैग्नीफाई करके देखा जा सके। तो केवल मैग्नीफाई करके देखना ही इतना ही टारगेट नहीं है। इन ऑर्डर टू एनालिसिस माइनर डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, जानने के लिए वे यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं, है ना। बाहुदेवी, क्या था ये, भल्लाल देव, जो बाहुबली में करता है कि नहीं, देखा होगा। हाँ, तो वो पुराने जमाने का कोई टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप दिखाता है, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात है कि रिजोल्विंग पावर क्या है, उसे समझते हैं, है ना। तो रिजोल्विंग पावर की बात हम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं, है ना। चलो, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर दूर, थोड़ी ही दूरी पर मेरे एक मित्र, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी यहाँ एक मित्र खड़ी है, तो मैंने उसे यहाँ ऐसे दिखा दी, ठीक। तो ये मित्र, ओके। अब आगे ये मुझे शो कर रही थी विक्ट्री साइन। क्या शो कर रही थी? विक्ट्री साइन, ओके। कितनी मीटर डिस्टेंस से? 10 मीटर से, या फिर थोड़ा नजदीक रखते हैं, पहले 1 मीटर से रखा, ठीक है। तो 1 मीटर की डिस्टेंस से उसने विक्ट्री साइन शो किया, तो आई कैन इजीली से, हाँ, कि उसने 2 अंगुलियां दिखाई, है ना। विक्ट्री साइन ऐसा ही होगा। चलिए, तो 1 मीटर से देखना आसान था, है कि नहीं, कोई भी दिखा दे और कोई भी बता भी दे कि हाँ 2 अंगुली भी थी, है ना। अब मैंने कहा कि डिस्टेंस होगी 10 मीटर, ठीक है। थोड़ा दूरी पर चले जाता हूँ, ये थोड़ा सा दूरी पर चले गए, 10 मीटर हो गई, ठीक। जैसे तैसे मैंने बता दिया कि हाँ अभी भी तुम विक्ट्री साइन ही दिखा रही हो और जिसमें 2 अंगुली है, ठीक है। यानी कि मेरी आंखें काम कर रही है अभी भी, है ना, ठीक से। मैं 2 फिजिकली सेपरेटेड, ध्यान देना वर्ड पर, 2 फिजिकली सेपरेटेड, 2 अंगुली जो है वो दोनों फिजिकली सेपरेटेड है, दोनों अंगुलियां फिजिकली सेपरेटेड है। और मैं बता भी रहा हूं कि हाँ ये दोनों अंगुलियां क्या है, अलग अलग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी कि एज ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, ओके ना। अब हमने डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। कितनी ज्यादा बढ़ा दी? अब मैंने डिस्टेंस कर दी दोनों के बीच में 50 मीटर, है ना। 50 कोस दूर, तो ये हो गया, मैंने डिस्टेंस कर दिया 50 मीटर, ठीक है। अब 50 मीटर की डिस्टेंस से ये बता पाना कि उसे पता है कि वो विक्ट्री साइन शो कर रही है, लेकिन मुझे दिखे या ना दिखे इस बात की क्या गारंटी है। मुझे लगेगा भाई 2 ही उंगलियां हैं, या तो 1 है या 3 है, मुझे कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इतनी दूर से उन दोनों फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिटी कर पाना कि हाँ 2 ही अंगुलियां दिखा रही है, 1 दिखा रही है, मुझे नहीं पता, है ना। तो इतनी डिस्टेंस से तो 2 अंगुलियां बताना मुश्किल है। तो डेफिनेशन बताते हैं। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश 2 फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट, 2 फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट हैं, उनको बताने की क्षमता एज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे उसने 2 अंगुलियां दिखाई, ठीक है। अगर मैं दूर से पहचान पा रहा हूं कि हाँ 2 ही अंगुलियां दिखाई गई है, तो मैं कहूंगा यस, मेरे पास एबिलिटी है उसको रिजोल्व करने की, उन दोनों ऑब्जेक्ट को रिजोल्व करने की, यानी कि मेरा आंखों का रेजोल्यूशन अच्छा है, रिजोल्विंग पावर अच्छा है। अगर कोई बंदा इसी डिस्टेंस पर उन्हीं 2 ऑब्जेक्ट को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा कि 2 है या 1 है, दैट मीन्स उसका रिजोल्विंग पावर कम है, यानी कि उसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज कर रहा है उसका रिजोल्विंग पावर कम है। अगर आंखों से देख रहे हैं तो आंखों का जो क्या कहते हैं रिजोल्विंग पावर वो कम है, ठीक है। तो कुछ आइडिया लगा कि रिजोल्विंग पावर क्या होती है। चलिए, यानी कि दूर से कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो जितने ऑब्जेक्ट दूर हैं उतने ही अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स रिजोल्विंग पावर इज बेटर, ओके, अदरवाइज इट्स बैड। चलिए, ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि रिजोल्विंग पावर डिपेंड किस पर करेगा, है ना। तो रिजोल्विंग पावर एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ द लेंस एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। सही है। जैसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, उसमें लेंस है बीच में, है ना, तभी कोई इमेज दिखाई देगी आंखों पर, है ना। तो इसके डायमीटर पर डिपेंड करेगी और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी। सही है, दैट इज द प्रैक्टिकल।
थिंग्स, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि इन जनरल ये जो रिजोल्व करने की एबिलिटी है कि दो चीजों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाना, इससे कहते हैं रिजोल्व करने की एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी टू रिजोल्व टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो इनका कहना है कि मान लो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं बहुत ही नजदीक, है ना, क्योंकि बहुत दूर से अगर मुझे वो विक्ट्री साइन दिखा रही है, दैट मीन्स मेरे लिए वो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दो पॉइंट सोर्स बन गए, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है, बहुत नजदीक है, तभी तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। अब मैंने कहा कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के कारण मेरे आंखों पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, तभी तो दिखाई देगा, या तो दो दिखाई देंगे या फिर एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा मुझे, है ना। चलिए, ये बन गया। अच्छा, एंगल कितना छोटा, बहुत ही छोटा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जितने नजदीक होते हैं इतना नजदीक लाए। अब देखो एंगल और छोटा बन गया, यानी कि नहीं दिखने का कारण यह भी है, कोई दो ऑब्जेक्ट अगर हम ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स एंगल सबटेंडेड एट द आई, एंगल सबटेंडेड एट द आई ड्यू टू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, ठीक है। इस पर आते हैं। इन जनरल द रिजोल्विंग एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंगल, कि कितना विजुअल एंगल बन रहा है, कितना देखना है, ठीक है, विच इज द एंगल सबटेंडेड एट द आई, आंखों पे जो एंगल बनता है वो विजुअल एंगल की कैटेगरी में आता है। बाय टू ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट आंखों पर जो एंगल बनाते हैं उसी को हम कहते हैं विजुअल एंगल, ठीक है। ओके ना, और इस विजुअल एंगल को डिफाइन करते वक्त हमने माना है इन दोनों ऑब्जेक्ट को पॉइंट सोर्स, ठीक है। और आंखों में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है ना। अब डी थीटा को डिफाइन किया, क्या, देखो ध्यान से समझना, लास्ट वाला पॉइंट है क्या, कि अगर आप चाहते हैं कि दो बहुत नजदीक जो ऑब्जेक्ट हैं उनको आप बहुत दूर से ही पहचान ले कि ये दो है, उसके लिए जरूरी है कि आप जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं उसमें ये क्षमता हो कि इतने छोटे से एंगल को वो क्या कर पाए, उतने छोटे से एंगल पर वो दोनों ऑब्जेक्ट को रिजोल्व कर पाए, कि अलग अलग दिखा पाए, है ना। रिजोल्व कर पाए मतलब क्या, अलग अलग दिखा पाए। अगर छोटे से छोटे एंगल पर दिखा पाया, दैट मीन्स तो उसका रिजोल्विंग पावर अच्छा है ना। अब इस पर आना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि चाहे जितना छोटा एंगल कर लो। मान लो कोई एक माइक्रोस्कोप है, वो 0.00021 डिग्री इतने एंगल तक आपको बताता है कि हाँ ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। अब इससे भी कम हो गया, मान लो डी थीटा हो गया 0.0000001 डिग्री। अब वो कह रहा है कि मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी क्षमता ही नहीं है, औकात नहीं उसकी, क्या बताएगा, है कि नहीं। तो उसकी औकात ही नहीं रही तो वो क्या नहीं बता पाएगा, है ना। अगर नहीं बता पाएगा दैट मीन्स उसकी लिमिट कहाँ है, कहाँ तक है उसकी लिमिट, यहाँ तक है ना। इसी को क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, की इतनी ही लिमिट है उसकी, उससे ज्यादा नहीं बता पाएगा। इसे पढ़ो, इट्स ए मिनिमम विजुअल एंगल, मिनिमम विजुअल एंगल, ये डी थीटा, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिजोल्व्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। डी थीटा क्या है, वो एंगल है जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिजोल्व किया जाता है। एंड द मिनिमम एंगल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसी को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। जितना छोटे से छोटा एंगल आइडेंटिफाई कर पाए, बड़े से बड़ा बनेगा तो वो तो मैं ऐसी आंखों से ही बता दूंगा ना, है कि नहीं। जैसे दो पॉइंट यहाँ है, बता पा रहे हो क्या, नहीं बता पा रहे हो ना, मैं ही नहीं बता पा रहा हूँ मैंने कहाँ बनाया, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर वो माइक्रोस्कोप इन दोनों के बीच में बने एंगल तक का दिखा पाता है, दैट मीन्स उसका क्या है, फिर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की कैटेगरी में आता है, उसी के रेंज में आता है ना। चलिए, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करेंगे कैसे,
सबसे पहला पॉइंट दिमाग में रख लो कि पॉइंट सोर्स है तो इमेज कैसी बनेगी, डिस्क इमेज बनेगी, ठीक है ना। बस इतना काफी। अब आप मान लो एक पॉइंट सोर्स है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। एक पॉइंट सोर्स और है, इस S1 के दो, ये S2 के दो, एक लेंस लगा दिया, इसके कारण क्या बनी होगी, डिस्क बनी होगी, ठीक है। कोई नहीं, बात नहीं, ओवरलैप नहीं करवाया हूँ, ठीक है ना, अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग सोर्स है, अलग अलग कहानियां हैं। ओके, अब मैंने क्या किया कि दोनों सोर्स को एक साथ रखा और एक ही लेंस लगाया, तो देखो क्या होगा। इतना याद रखना कि एक सोर्स के कारण एक डिस्क इमेज बनेगा ही बनेगा, है ना। तो एक पॉइंट सोर्स यहाँ है, एक पॉइंट सोर्स यहाँ है, S1 और S2, इनके बीच का डिस्टेंस D है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा ही रख देते हैं हाल फिलहाल। ओके, एक लेंस लगा दिया, ठीक है, लेंस लगा दिया, थोड़ा छोटा ही लगाते हैं, जगह खा जाएगा। ओके, तो इस सोर्स के कारण एक डिस्क इमेज बनना चाहिए, इस सोर्स के कारण भी एक डिस्क इमेज बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो इस पे जो रे आ रही होगी वो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद फिर से आगे फैल जाएगी, ऐसे आएगी, दो रेज कन्वर्ट होगी, फिर ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, सही। तो यहां से दो रेज भेज दो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही दिखाया हूं, डोंट वरी। और यहाँ पर आगे मैंने पहुंचा दिया इसे, यहाँ पर मैंने आगे पहुंचा दिया इसे, ठीक है। अब हमें पता है कि एक एक डिस्क इमेज दोनों की बनेगी, बना दिया कि ये भाई सेंटर ब्राइट डिस्क, फिर ये डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, थोड़ा ठीक से बना देते हैं, डार्क ब्राइट है कहीं एक कलर का दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। चलो, तो ये मैंने बना दिया ब्राइट डिस्क, उसके बाद डार्क, अभी मजा आया, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ओके। इसी तरह से यहां पर भी पहले ब्राइट और फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ओके। ये था पहला केस, केस फर्स्ट। अब देखो, क्या इसमें कोई कनेक्शन इन दोनों का नहीं, ये इसका डिस्क इमेज अलग है, इसका डिस्क इमेज अलग है ना। अब मैंने क्या किया सेकंड केस में, इस डी डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर दिया, डी डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर दिया, तो देखो कैसे, कैसे क्या, वैसे ही छोटा डायग्राम बना दिया और कम हो गई। चलो, S1 और S2 अब मैंने थोड़ा और छोटा कर दिया, ओके। अब क्या हुआ कि बीच में वही एक लेंस, तो यहां से दो रेज जानी थी, फिर मिली, कन्वर्ज हुई, फिर एक इधर गई एक इधर गई, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि जब थोड़ी सी डिस्टेंस कम की, ठीक है, डिस्टेंस थोड़ी सी कम की तो एक अजीब सा डर महसूस होने लगा यहाँ पर, क्या कि यहाँ पर कुछ अनहोनी हो गई। क्या अनहोनी हो गई कि ये ठीक से रिजोल्व नहीं हो पाई। यहाँ तो देखो दोनों अलग अलग थी, मतलब ये क्या है, वेल रिजोल्व है। क्या है ये, वेल रिजोल्व है, कि दोनों अलग अलग दिख रही है, मतलब रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया, वेल रिजोल्व। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि दोनों जो क्या है डिस्क इमेज थी, एक दूसरे के ठीक कांटेक्ट में आ गई, हमने इतना डिस्टेंस कम किया, एक दूसरे के ठीक कांटेक्ट में आ गई, इतना हमने डिस्टेंस कम किया। तो कम किया मतलब क्या हो गया, अब दिक्कत हो गई कि हमें लिख रहा है कि भैया ऐसे बननी चाहिए थी, है ना, कि एक नजदीक आ जाए, सॉरी, बननी ऐसे चाहिए थी। हुआ ये कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना कम किया कि ये शेप हमें ऐसी नजर आई, ठीक है।
ऐसी जब शेप बनी, है ना, ऐसी जब शेप बनी, इससे हमने कहा जस्ट रिजोल्व, कि भाई इससे थोड़ा सा ज्यादा रखे ना आप डिस्टेंस तो ये अलग अलग दिख जाती, लेकिन हमने क्या रखा, एक ऐसा डिस्टेंस चुना जिस डिस्टेंस पर ये जस्ट रिजोल्व होने की कगार पर है, कि हाँ अभी रिजोल्व होने वाली है ना, अलग अलग होने ही वाले हैं। चलिए तीसरा लेते हैं। तीसरा हमने लिया कि अब मैंने डिस्टेंस बहुत ही कम कर दिया, बहुत ही कम। कितना कम, कि अब ये था S1, ये था S2, यहाँ S1 S2, अब बहुत कम कर दिया, ठीक है, इससे भी कम। अब डायग्राम में दिखाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले ये कन्वर्ज हुई होगी, फिर कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। फिर हमने देखा कि ओवरलैप हो गई, क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, और दोनों का एक ही डिस्क नजर आने लगा मुझे, यानी कि इसका अलग डिस्क बना था, इसका बना था, लेकिन दोनों इस तरह मिक्स हुई कि मुझे एक ही डिस्क नजर आने लगा। सॉरी, ये ब्राइट डिस्क हो गई, फिर ऐसे बनती गई, अब कुछ पता ही नहीं रहा कौन क्या है। ये तो माहौल गड़बड़ हो गया, है कि नहीं। यानी इसमें जो बनी है वो क्या है, अनरिजोल्व है, अभी ये बिल्कुल ही नहीं पता कौन किसकी इमेज है, तो इसे कहेंगे अनरिजोल्व। इसमें अबाउट टू रिजोल्व, यानी कि जस्ट होने ही वाली है रिजोल्व, तो इसे कहेंगे जस्ट रिजोल्व। ये अलग अलग है इसलिए इसे कहेंगे वेल रिजोल्व। ओके, खास बात ये कि जब सेपरेशन बिटवीन द सोर्स, पॉइंट सोर्स इज वेरी स्मॉलर, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनरिजोल्व। व्हेन D is very small, तो क्या होगा, then two disk image will overlap, then two disk image will overlap। मतलब ये कि इसकी डिस्क इमेज यहाँ थी, इसकी यहाँ थी, दोनों क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, इसकी इसकी दोनों मिक्स हो गई, कुछ नहीं पता चल रहा कौन किसकी डिस्क है, ठीक है। चलिए, तो ये कब हुआ था, जब D बहुत कम है। when D is sufficient, when D is sufficient, मतलब जस्ट सफिशिएंट है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा लेते ही वो अलग अलग हो जाएगी, वेल रिजोल्व कैटेगरी में आ जाएगी। तो सफिशिएंट है, दैट मीन्स इट जस्ट रिजोल्व, एंड डी इज वेरी फार अपार्ट, तो क्या होगा कि उनके कारण जो इमेज बनेगी दैट विल बी वेल रिजोल्व, ठीक है। ऐसा हमने समझा। अब देखो, ये सारे जो सोर्स थे, पॉइंट सोर्स थे, ये बात सही है, ये बात 100% सही है। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें हमने बताया कि भाई ये जो आपकी बन रही है, इमेजेस बन रही है सेंटर पर, है कि नहीं, इनमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि एग्जैक्टली मुझे कैसे पता चलेगा, एग्जैक्टली मुझे कैसे पता चलेगा कि डी का कोई, मैंने कोई डाटा नहीं दिया ना आपको, डी का डाटा दिया है क्या कुछ, ये तो बस ऐसे एक्सप्लेनेशन हो गया कि डी एग्जैक्टली कितना, कैसे मुझे पता चलेगा सफिशिएंट है, कैसे मुझे पता चलेगा लार्ज है स्मॉल है ना, तभी तो मैं पता चलेगा, पता कर पाऊंगा ना कि इज इट ए वेल रिजोल्व और जस्ट रिजोल्व और अनरिजोल्व, ठीक। तो ये समस्या आ गई अब लोगों के सामने, ठीक है। तो लोगों के सामने ये समस्या आई, तो उसको दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, दैट इज द रेलिक। ओके, क्या नाम है उसका, रेलिक। रेलिक ने क्राइटेरिया दिया जिसे हम कहते हैं रेलिक क्राइटेरियन, और उस क्राइटेरिया से हमें यह पता चलने लगा कि कब जस्ट रिजोल्व होगी, कब वेल रिजोल्व होगी और कब अनरिजोल्व होगी। तो अब हम उसे पढ़ें, ठीक है। क्राइटेरियन में क्या क्या होगा देखते हैं। रेलिक क्राइटेरियन में इसका कहना था कि जैसे हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से दो इमेजेस को देख रहे हैं, ध्यान से, काफी ध्यान से देख रहे हैं, एक तो मैं देख रहा हूँ, एक कोई और देख रहा है, और कोई तीसरा देख रहा है, ठीक है। तो ए बी सी, तो हो सकता है माइक्रोस्कोप तो तीनों सेम यूज कर रहे हैं, है ना, M1 M2 M3 तीनों सेम माइक्रोस्कोप ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इसकी खुद की नजर भी तो कमजोर हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। यानी कि मेरी खुद की नजर अगर कमजोर है
तो ऑलरेडी रिजोल्विंग पावर कम हो गया मेरे लेंस का, यानी कि मेरी आंखों के लेंस का। सो वेदर टू डिस्क इमेजेस ऑफ नियर बाय पॉइंट, जो 2 पॉइंट नीचे, सॉरी 2 पॉइंट जो नजदीक थे, है ना, जो 2 पॉइंट नजदीक थे उनका डिस्क इमेज बहुत नजदीक बनता है, ओवरलैप करता है। वो ओवरलैप वास्तव में होगा या नहीं होगा, डिपेंड्स द पर्सन व्यूइंग द इमेजेस, क्योंकि उसका खुद का अगर आंखों का लेंस वीक है, रिजोल्विंग पावर वीक है, दैट मीन्स कि वो पहचान नहीं पाएगा, है ना। हाँ, अगर एक 6x6 आई व्यूअर, एक ऑब्जर्वर है, then he or she can find exactly what will be the answer। ओके, तो उसने कहा इसके लिए मैं एक क्राइटेरिया देता हूँ। रेलिक ने ऐसा कहा, क्या है कि आप क्या करो, 2 डिस्क इमेज बना दो, बना ली। अगर दोनों डिस्क इमेज के सेंटर, ठीक है, मैंने सिर्फ ब्राइट डिस्क दिखाई है, बाकी हटा दी, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, अगर दोनों के सेंटर दूर दूर हैं, यानी कि दोनों के सेंटर के बीच में, यानी कि दोनों सेंटर के बीच में, सॉरी ऐसा कह दो, दोनों जो डिस्क बन रही है उन दोनों डिस्क के बीच में अच्छा खासा सेपरेशन है, तो ये वेल रिजोल्व की कैटेगरी में आएगा। कैसे देखो, वेल रिजोल्व मतलब अलग अलग दिख रहे हैं ना डिस्क में, तो जाहिर सी बात है वेल रिजोल्व में आना है। अब ये केवल मैंने ब्राइट डिस्क दिखाई है, ब्राइट डिस्क मतलब मैक्सिमा है क्या, जी हाँ, तो मैक्सिमा का मतलब ऐसा बनेगा क्या कुछ, हाँ, यहां भी बनेगा क्या, जी हाँ, ठीक है। तो मैं यहां पर एग्जैक्टली बता सकता हूं ये इसका मैक्सिमा है, यहां भी बता सकता हूं एग्जैक्टली इसका मैक्सिमा है, बता सकता हूं, मतलब दे आर दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेल रिजोल्व। कौन सी कैटेगरी, वेल रिजोल्व। ओके, ये पॉइंट नंबर 1 ऐसा उसने बताया। पॉइंट नंबर 2 उसने कहा क्या कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये जो इसका पेरीफेरी है, फर्स्ट का पेरीफेरी है ना, ये पेरीफेरी अगर सेकंड के सेंटर पर आ जाए, ठीक है, फिर से बताते हैं कि ये जो पेरीफेरी है अगर ये दूसरी डिस्क के सेंटर को टच करे तो क्या होगा। तो उसने दूसरा दिया एक्सप्लेनेशन कि ये डिस्क है, ये सेंटर है, तो दूसरी डिस्क का पेरीफेरी पहली वाले के सेंटर से टच होना है, करवा दिया। ये इसका पेरीफेरी इसके सेंटर से, इसका पेरीफेरी इसके सेंटर। ओके, तो दोनों डिस्क के बीच में सेपरेशन कितना है, यही सेपरेशन है, एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस इटसेल्फ। ओके, नाउ कम ऑन दिस, टू इमेजेस आर कॉल्ड जस्ट रिजोल्व इन दिस क्राइटेरियन इफ द सेंटर ऑफ द ब्राइट डिस्क फॉल्स ऑन द पेरीफेरी ऑफ सेकंड। यानी कि 2 ब्राइट डिस्क बन रही थी, अगर एक का सेंटर दूसरे के पेरीफेरी से अटैच्ड है, दैट मीन्स वो जस्ट रिजोल्व की कैटेगरी में है। कैसे देखो, ये इसका मैक्सिमा है, ये इसका मैक्सिमा है, तो क्या लगता है आपको ग्राफ कैसा बनना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा ये है कि दोनों डिस्क के बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ठीक है। तो अच्छा, वेल रिजोल्व में कहीं क्रॉस करेगी क्या, इसे क्रॉस करवाना गलत होगा इस तरह से, है कि नहीं। तो वेल रिजोल्व में दोनों को अलग अलग दिखाएंगे, है कि नहीं, तो इसका ग्राफ अलग ही दिखाओ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, वरना इसको अलग ही दिखाएंगे कि टोटली वेल रिजोल्व है तो कोई ग्राफ में भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आते हैं, ये ब्राइट है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था, इसका ये काफी नजदीक है तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, सही है ना। चलिए अब देखो, इसे हम कहेंगे जस्ट रिजोल्व। वेल रिजोल्व में ग्राफ का भी कोई टच नहीं होगा। ओके, यहाँ ग्राफ टच हुआ एक जगह, है ना, यहाँ मैक्सिमा है, यहाँ भी मैक्सिमा है, 2 मैक्सिमा के बीच में क्या बनता है, एक मिनिमा। यस, देयर विल बी ए मिनिमा। और खास बात क्या, खास बात ये कि दोनों डिस्क के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज द डी, वो इक्वल है रेडियस के। सो सेपरेशन ऑफ डिस्क इज इक्वल टू रेडियस। डिस्क इज इक्वल टू, डिस्क लिखो, इज इक्वल टू रेडियस। अब मिल गया डाटा कि रेडियस के जब इक्वल होगा तो क्या होगी, वो जस्ट रिजोल्व होगी।
आया समझना है, ये क्राइटेरिया का फर्क पड़ गया, ठीक है। ओके, चलिए अब तीसरा पॉइंट, तीसरा और अंतिम, अंतिम इस क्राइटेरियन का अपना नहीं, थर्ड है कि क्या हो, पहले तो बहुत दूर थे फिर अंदर आया, अब एकदम ही अंदर आ जाए, मतलब कि पूरा ही इसके साथ ओवरलैप ही कर जाए। देखो कैसे, ये है डिस्क, ये डिस्क सेंटर, और दूसरा डिस्क इसके अंदर ही आ गया, ये लो, मतलब अब पता ही नहीं चलेगा कौन सी डिस्क किसकी है, समझे। ये इसका सेंटर कहीं पर रहा होगा, नहीं पता, है ना। ठीक से बनाते हैं, मजा नहीं आया, ठीक है। दोनों का सेंटर कहीं रहा होगा, सेंटर दिखाने से मतलब नहीं रहा, क्योंकि दोनों एक साथ ओवरलैप करके बहुत ज्यादा। तो देखो पहले के कारण ऐसा रहा होगा, दूसरे के कारण ऐसा रहा होगा। तो देखो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होने के कारण ग्राफ स्टार्टिंग में ही टच कर गया, है ना, यानी कि जस्ट रिजल्ट में तो काफी नीचे रहता है कटिंग, जो जहां मिनिमम बन रहा है। अब इसमें क्या होगा कि ये तो हो गया कौन सा, अनरिजल्ट हो गया, जब डिस्टेंस इससे भी कम हो जाए, अंदर ही आ जाए, है ना, और जब वेल सेपरेटेड है तब तो वेल रिजल्ट होगा ही, है ना। चलिए अब देखो दूसरी बात, कि अब हम यहाँ से क्या करते हैं ना, कि ओवरऑल रेजोल्यूशन का एक ग्राफ देते हैं, ग्राफ कैसा दिखेगा, इसको हम कहते हैं ऐसा दिखेगा, कि वेल रिजल्ट में ग्राफ ऐसा होगा, बुक्स में डायरेक्ट दिया होता है ऐसे बनता है, ठीक है। चलिए इसमें जस्ट रिजल्ट में कि ऐसा दिखेगा मुझे दूर से, एंड इसमें इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ही बन गया तो ज्यादा नीचे आएगा नहीं ग्राफ, मतलब नीचे नहीं आने का मतलब ये है कि ज्यादा हाइट पर जाएगा, ये ऐसा जस्ट रिजल्ट में ऐसा है और वेल अनरिजल्ट में ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ रेलिक क्राइटेरियन, कैसे क्या वर्क करती है क्या नहीं करती, थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है काफी समझने के हिसाब से। अब अपना एक अंतिम टॉपिक रह गया है, दैट इज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसे समझते हैं फिर लेक्चर पैकअप करते हैं, ठीक है। चलिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हम बात कर लेते हैं, अंतिम टॉपिक आपने, है ना। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, पहली बात ये कोई एक डिवाइस नहीं है, ये कोई एक डिवाइस नहीं है, ये एक छोटा सा कंपोनेंट है जो हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे क्या है इसका मतलब वो हम समझेंगे पहले। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब होता है, ये एक प्लेट है, या तो वो ग्लास का होगा या मेटल का होगा, ठीक है। तो प्लेट कैसे दिखती है, प्लेट ऐसी दिखती है, ठीक है। अगर हम ठीक से बनाएं तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, बना दिया। अब इसको समझने के हिसाब से मैं सीधा यही बनाऊंगा ऐसा, कि ये ग्लास की प्लेट है या फिर मेटल की। खास बात क्या, खास बात ये है कि इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस होती है, ठीक है। वो सभी लाइंस इक्वली स्पेस्ड होती है, यानी कि सबके बीच का डिस्टेंस डी ही रहेगा, डी 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 डी, ठीक है। तो अब उसको मैं यहाँ पर ऐसा दिखाऊंगा, बहुत सारी लाइंस, ठीक है। तो देखो a plate of glass or metal consists of a large number of equally spaced parallel slits। तो ये क्या है अपने लिए, ये स्लिट्स है, ठीक है। अगर मान लो ये एक ही स्लिट होती और लाइट इंसिडेंट होती, एक ही स्लिट होती और लाइट भी इंसिडेंट होती, तो क्या होता कि एक ही स्लिट से निकलने वाली वेव, एक ही स्लिट से निकलने वाली वेव के वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट होते, उस पॉइंट से निकलने वाले वेवलेट्स आगे जाके स्क्रीन पर क्या करते, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देते, है ना। तो इट्स एन ऑप्टिकल कंपोनेंट विच प्रोड्यूसेस ए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है कोई एक ग्राफ देगा, बस अभी इतना समझो, स्पेक्ट्रम से अभी डिटेल में चलेगी, ठीक है। स्पेक्ट्रम बाय डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ओके। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है देखते हैं। जैसे
स्पेक्ट्रोमीटर क्या है कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है ना, इज एनी इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट नंबर 4 देखो, स्पेक्ट्रोमीटर इज एनी इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द वेरिएशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ओवर ए गिवन रेंज। तो क्या है इसका मतलब, जैसे मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक कोई रेडिएशन हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक। तो T इक्वल टू सुबह 7 बजे से ले लेते हैं, शाम 7 बजे तक रख देते हैं, सही है। 7 बजे से शाम 7 बजे तक एक रेंज हो गई। अब मुझसे पूछा जाए कि इस रेंज के लिए बताओ कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है, कितना रिफ्लेक्ट हुआ है, कितना ट्रांसमिट हुआ है, कितना स्कैटरिंग हुआ है ना। तो ये कहेगा कुछ एब्जॉर्ब हुआ है, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ ट्रांसमिट हुआ है, ऐसा कुछ ग्राफ बनाएगा। ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। यानी कि अब ये स्पेक्ट्रम किसका है, वेवलेंथ का होगा कि एक वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ है, इतनी जैसे वेवलेंथ λ1 वैल्यू की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई होगी, λ2 वाली रिफ्लेक्ट हुई होगी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उनका इसने स्पेक्ट्रम दिया। तो वेवलेंथ क्या होगी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ओवर ए गिवन रेंज, स्पेक्ट्रम ने दिया। तो वही था। अब कब देता है, जब हम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग यूज करते हैं। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या है, एक ऑप्टिकल कंपोनेंट है जिसमें क्या होता है, ग्लास प्लेट होती है जिसके ऊपर इक्वल स्लिट्स होती है, स्लिट पर लाइट इंसिडेंट होती है और लाइट इंसिडेंट होने से डिफ्रेक्शन होता है। डिफ्रेक्शन मतलब इंटरफेरेंस होता है। काफी लंबा हो गया, ठीक है नहीं, चलो अब हम इसकी गहराई में उतर जाते हैं और फिर इसे खत्म कर देते हैं। वैसे अपने इस बार के स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये जो टॉपिक था ना, कौन सा, रिजोल्विंग पार्ट, जो आज हमने पढ़ा है, उसे हटा दिया गया बेसिकली। लेकिन मैंने उतना ही पढ़ाया है जो आपके कंपटीशन के हिसाब से कुछ हद तक का काम का है। तो मैंने भी उतना डिटेल में नहीं लिया है ना। तो बेसिक रहे, जितना हमने पढ़ा है वो काफी काम का है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना करें। चलिए, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को मैं ऐसे दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं। लाइट हो रही है इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली मतलब ऐसे नहीं कि ठीक ठाक, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर है ना। अब बहुत सारे स्लिट्स हैं, ठीक है। तो हर एक स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, जो कि फिक्स है, डी ही रहने वाला है। तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, बिटवीन द स्लिट, एंड दैट इज फिक्स्ड और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। और इसको एक नाम दिया जाता है अलग से यहाँ पर, दैट इज डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, ग्रेटिंग एलिमेंट यू कैन से, ग्रेटिंग एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। चलो ठीक है। अब लाइट इंसिडेंट हुई है तो ट्रांसमिट होकर आगे आए, है ना। तो हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की बात कर रहे हैं, किसकी, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, यानी कि जो ट्रांसमिट होकर के आगे जाएगी। तो हम उसी की बात कर रहे थे अब तक जमाने में, ठीक है। ओके, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की हम बात कर ले रहे हैं। अब क्या होगा कि डिफ्रेक्शन पैटर्न है, तो डिफ्रेक्शन पैटर्न में तो हमने यही देखा है कि भाई क्या बनता है, कुछ मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं और बीच में सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। ओके, तो देखो बीच में कहीं पर सेंट्रल मैक्सिमा बनाते हैं, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा बना दिया, फिर फर्स्ट मैक्सिमा बना दिया, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड, इधर भी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ऐसे चलता जाएगा। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऐसा बनना चाहिए क्योंकि डिफ्रेक्शन पैटर्न में हमने ऐसा ही समझा है कि नहीं, हमारी समझ तो यही कहती है कि ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। ये सेंट्रल मैक्सिमा होना चाहिए, ये फर्स्ट मैक्सिमा होना चाहिए, ये सेकंड मैक्सिमा होना चाहिए, ये इधर भी फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे चलता जाएगा, है कि नहीं। अब बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, इसके लिए भी एक उपाय है। क्या उपाय है,
कि जब भी दो वेव मिलेगी तभी तो डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा, है ना, दो या दो से ज्यादा जितने भी। तो हम एक उपाय करते हैं, थोड़ा सा एक लेआउट बनाते हैं ऐसा ही कि वेव के मिलने का, है ना, वेव के मिलने का एक लेआउट बनाएंगे जहां पर बहुत सारी वेव्स मिल रही होगी और मिलने की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा ये सारी चीजें बन रही होगी। तो मैं कहता हूँ बीच में तो बनना चाहिए था क्या, सेंट्रल मैक्सिमा बनना चाहिए था, है कि नहीं। यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा बनना चाहिए था इसके पास में, इसके बाद सेकंड मैक्सिमा बनना चाहिए था। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। एम का मतलब मैक्सिमा ही है, ठीक है। इधर भी फर्स्ट मैक्सिमा, इधर भी सेकंड मैक्सिमा, ठीक। तो ये किसी एंगल पर रहा होगा, ये वेव आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है ना। तो आफ्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम द ग्रेटिंग ये ऐसे फैल जाएगी किसी एंगल पर, है ना। तो अब डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई देगा हमें, है ना। सॉरी, ये थोड़ा नीचे, ठीक है। हो गया, चलिए। तो ये बन गया अब सेंट्रल मैक्सिमा, ये बन गया फर्स्ट मैक्सिमा। मतलब ऐसा मैंने विजुलाइजेशन करवाया है। वैसे डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग बहुत बड़ा एक अच्छा खासा टॉपिक है, अपना बिल्कुल भी डिटेल में नहीं, लेकिन केवल क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हिसाब से कुछ एक दो न्यूमेरिकल बनते हैं, वहीं तक हम सीमित हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट सेकंड। अब उसने कहा कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और बीच का डिस्टेंस डी है, तो उसने कहा कि इसके लिए फॉर्मूला है, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। कौन सा मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो फॉर मैक्सिमा डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा इसने बताया। अगेन इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, किया जा सकता है, कैसे आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। हमें केवल डायरेक्ट याद रखना है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा फॉर मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एन इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1 लेमडा। डी सेकंड मैक्सिमा के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2 लेमडा, ठीक है। तो ये सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, बीच में क्या बनता है, मिनिमम, वो बन गया, वो बन गया। अब तो एन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम कह सकते हो आप, क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कह सकते हैं, है ना। चलिए, इतना होगा। अब हम दो फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं इस कहानी को। देखो भाई, अगर मैं कहता हूं डी तो क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि जिसे हमने ग्रेटिंग एलिमेंट नाम दिया है, किसके बीच का डिस्टेंस है, स्लिट के बीच का, ठीक है। अगला एन क्या था, एन था ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा में, है ना, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, है ना, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा में। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, थीटा जिस एंगल पे जा रहा है, ठीक है, ओके। अगर मैं कहूं कि n नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, n नंबर ऑफ स्लिट्स है या n नंबर ऑफ लाइन्स है यहाँ पर, तो उसे मैं लिख रहा हूं कैपिटल N से। कैपिटल N डिनोट टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, ऑन ग्रेटिंग, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। चलिए, अब इसका रिजोल्विंग पावर का एक फॉर्मूला है, क्या है उसे समझ लेते हैं कि अगर स्मॉल डी डिस्टेंस है, स्मॉल एन ये है, कैपिटल एन वो है, तो रिजोल्विंग पावर का एक फॉर्मूला आता है, क्या, रिजोल्विंग पावर इज गिवन बाय स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, कैपिटल एन क्या है, डिनोट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑन ग्रेटिंग। एक और फॉर्मूला कि मान लो, यही इंपॉर्टेंट है, कि दो वेवलेंथ आ रही है, ठीक है, एक का वैल्यू है 589 एंगस्ट्रॉम, दूसरे का है 589.20.0012 एंगस्ट्रॉम। अपने लिए तो दोनों सेम है ना, लेकिन
स्पेक्ट्रोमीटर के लिए नहीं है, इसलिए वो कहेगा मैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज करूंगा, चेक करूंगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अरे डिफरेंस तो तब पता कर पाएगा जब उसके पास रिजोल्विंग पावर हो, कितना रिजोल्व कर पाएगा कि नहीं, कि इतनी कम डिफरेंस को क्या वो चेक कर पाएगा। तो ये तो एग्जांपल के लिए था, ठीक है। तो अगर दो वेवलेंथ है आसपास की वैल्यू की, तो उनके लिए रिजोल्विंग पावर हम यूज करते हैं, दैट इज द लैम्बडा अपॉन डी लैम्बडा, और यू कैन से डेल्टा लैम्बडा, लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा। अब लैम्बडा क्या है और डेल्टा लैम्बडा क्या है, तो लैम्बडा की वैल्यू होती है यहाँ पर एवरेज वैल्यू, लैम्बडा इज कंसिडर्ड एज लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 डिवाइडेड बाय 2, और डेल्टा लैम्बडा का मतलब है लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2। बस खत्म हो गया है, बस इतना ही है। चलिए अब हम दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद आपको फ्री कर देते हैं। तो अंतिम दो सवालों पर आगे हैं। पहला सवाल इस साइड, दूसरा सवाल इस तरफ, तो दो ही तो सवाल हैं, चाहे इस तरफ या उस तरफ। पहला, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज ए रूलिंग 1.26 इंटू 10 की पावर 4 रूलिंग है, इतनी लाइन से, एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, तो ये ग्रेटिंग है, ठीक है। कितनी रूलिंग्स है, रूलिंग्स मतलब स्लिट्स हैं, यानी कि लाइन से 1.26 इंटू लाइन है अपने पास कितनी, 1.26 इंटू 10 की पावर 4, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड ओवर विड्थ, ये पूरी विड्थ दी है W 25.4 मिलीमीटर। इट इज इल्यूमिनेटेड एट नॉर्मल इंसिडेंस बाय ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना, 450 नैनोमीटर। एट व्हाट एंगल टू द सेंट्रल एक्सिस डू द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा ऑकर। तो मैक्सिमा के लिए ग्रेटिंग में फॉर्मूला होता है d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। कौन सा मैक्सिमा चाहिए उसे, दूसरा, तो 2 लैम्बडा। एंगल निकालना है, एंगल निकाल देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लैम्बडा बाई डी। तो लैम्बडा दिया है, डी नहीं पता है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ठीक है। तो देखो ये निकालने के लिए पूरी विड्थ पता है और नंबर ऑफ रूलिंग्स पता, तो डी क्या आ जाएगा कि विड्थ को अगर नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर दिया है ना, तो डी क्या आ जाएगा 25.4 इंटू मिलीमीटर अपॉन 1.26 इंटू 10 की पावर 4। तो डी कितना आ जाएगा, काट पीट के देख लो, इट कम्स आउट टू बी 2016 नैनोमीटर, 2016 जो चली गई नैनोमीटर, ईयर चला गया भाई, है ना। तो डी का वैल्यू ये रख दो, रख दें। ये तो बेसिक छोटा सा मैथमेटिक्स है, इतना तो आना है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी 450 नैनोमीटर, और स्मॉल डी का हमने कितना निकाला 2016 नैनोमीटर। ये कहानी इससे खत्म हो गई। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स हो गया, बस खत्म बात, यही अपना आंसर है। तो कितना हो गया ये 2 इंटू 450 यानी कि 900 अपन 2016, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो भी दिया रहेगा उसका यूज करेंगे, क्योंकि एक्जैक्टली हमें पता नहीं रहेगा बिना डाटा के, तो है ना। तो यही आंसर है यहीं तक, ओके। दूसरा सवाल पढ़िए। दूसरे सवाल में दिया है कि दो स्ट्रॉन्ग लाइन से, बहुत स्ट्रॉन्ग, हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, दो स्ट्रॉन्ग लाइन से इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम, ठीक है। हमने सोडियम का स्पेक्ट्रम देखा स्पेक्ट्रोमीटर से, तो स्पेक्ट्रोमीटर में क्या यूज करते हैं, ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो उसने कहा कि दो वेवलेंथ हमें नजर आई, पहली वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम, दूसरी है 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो लेमडा 1 लेमडा 2 नाम दे दूंगा, उसे दे दिया। तो पहला सवाल पूछा है व्हाट मस्ट बी, व्हाट मस्ट द रिजोल्विंग पावर, आरपी का मतलब क्या है, रिजोल्विंग पावर। तो रिजोल्विंग पावर निकालना है, लेमडा दिया है, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दिस वेवलेंथ, यानी कि क्या है कि दो वेवलेंथ आ रही भाई, लेमडा 1 और लेमडा 2, ठीक है। लेमडा 1 का वैल्यू है 5890 एंगस्ट्रॉम, दूसरे का है 5896 एंगस्ट्रॉम। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, लेकिन वो कह रहा है
कि इसका रिजोल्विंग पावर क्या होना चाहिए कि वो पता कर ले कि हाँ दोनों अलग अलग है ना। तो रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला दो हमने पढ़े, लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा, और दूसरा हमने पढ़ा है n इंटू एन, दोनों रिजोल्विंग पावर की। तो हमने लेमडा वन और लेमडा टू देकर के पूछा है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्यों, सही। लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा, लेमडा क्या होता है यहाँ पर, लेमडा होता है लेमडा वन प्लस लेमडा टू डिवाइड बाय टू, सही है। कितना आ जाएगा 5890 अप प्लस 5896 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 2। काट पीट के बताता हूँ कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 5893 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब बच गया क्या, डेल्टा लेमडा। डेल्टा लेमडा कितना आ जाएगा, इट्स लेमडा वन माइनस लेमडा टू। लेमडा वन कितना, अच्छा लेमडा वन बड़े वाले को मान लो, ज्यादा बड़े ये रहेगा है कि नहीं, वरना माइनस में आ जाएगा। तो लेमडा वन लेमडा टू, ठीक है, ओके। तो 5 उसी को मानना है, लेमडा वन बड़े वाले को ही मानना, ठीक है ना। उसी हिसाब से डिजाइन भी हुआ फॉर्मूला, उसमें लेमडा वन बड़ा ही है। 5896 6 एंगस्ट्रॉम से है ना, 6 से बचेगा और क्या। तो इसकी वैल्यू पता चल गई, डेल्टा लेमडा की और लेमडा की पता चल गई। लेमडा कितना भाई 5893 एंगस्ट्रॉम अपॉन 6 एंगस्ट्रॉम, ये इससे खत्म, कितना आ जाएगा इसका रिजोल्विंग पावर, इट कम्स आउट टू बी 982.17। चेक करते रहना कैलकुलेशन, क्या कोई यूनिट होगा क्या, नहीं, मीटर से मीटर कट जाएगा, लेमडा अपॉन लेमडा का यूनिट मीटर मीटर कट जाएगा। चलिए रिजोल्विंग पावर आया ही है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट, तो रिजोल्विंग पावर आ गई 982.17। अब आ इन ऑर्डर टू रिजोल्व दिस लाइन जो ग्रेटिंग पर है, इन सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम मतलब स्मॉल एन की वैल्यू दी है कितनी, 2, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम का मतलब। हाउ मेनी लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स पूछिए जो इलिमिनेट होगी। तो देखो क्या रेजोल्यूशन, रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला ये भी है क्या, हाँ है, धड़ाक से है ये। तो टोटल है ये, स्मॉल एन दिया है 2, रिजोल्विंग पावर पता है, तो 982.17 इज इक्वल टू 2 इंटू एन। तो रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला लगा करके नंबर ऑफ लाइन्स विच गेट इलिमिनेटेड कम्स आउट टू बी 492, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंप्लीट। तो डिफ्रैक्शन यहाँ पूरा ही खत्म हो गया है अपने सिलेबस में जितना था, है ना। अब हमारा बच गया है पोलराइजेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, छोटा सा लेक्चर बनेगा उसका, और उसके बाद न्यू चैप्टर, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहें, मजा करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, ठीक है।